दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का एक बहुत ख़ास मकसद है। इतने सारे लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है और जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स है जिनकी एज 40-45 क्रॉस की हुई है, उन्होंने दो दो तीन तीन प्रॉपर्टियाँ ली है। प्रॉपर्टी का अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट देखोगे तो हिल जाओगे, क्योंकि सभी ने होम लोन लेकर किया है। ब्याज के साथ प्रॉपर्टी परचेज करना इस क्राइम। अगर आपका करंट प्रॉपर्टी कंजम्पशन एसेट है जिसमें आप रह रहे हो, उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो, प्लीज़ चेक करिए आपका नेट रेंटल यील्ड क्या है। आई एम श्योर अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो 2.5% से ज़्यादा आपका रेंटल यील्ड नहीं होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो मैक्सिमम 4%। वही कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करें तो 6 to 8% का कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी में, क्या ये इमोशनल बाइंग है या लॉजिकल बाइंग है। एफडी में भी शायद ज़्यादा रिटर्न आ जाता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न 4-4.5% तक आ जाता है। बॉन्ड्स में तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न है अगर आपका हायर इनकम टैक्स स्लैब ब्रैकेट है। तो आप जब भी अपना एसेट एलोकेशन कर रहे हो तो ये चीज़ों के बारे में कोई नहीं बताता। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ इमोशनल लॉजिक के ऊपर जाता ही नहीं है, इमोशनल बाइंग करता है और फिर 10-15 साल बाद रियलाइज़ होता है कि मेरा तो वेल्थ ही क्रिएट नहीं हुआ, जो है ये फिज़िकल एसेट है आज मेरे पास, बट पेपर एसेट होना ज़रूरी है रैदर देन द फिज़िकल एसेट। जितना आपके पास पेपर एसेट होगा यू विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ ऑन अ फास्टर बेसिस। हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है, रिटर्न्स भी बहुत जल्दी चाहिए, हमें घर भी जल्दी करना है, उस चक्कर में आदमी लोन ले लेता है। इसके बहुत सारे रीज़न्स है। मिडिल क्लास आदमी क्या करे, सैलरीड होता है या बिजनेस इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लिमिटेड इनकम होती है, आज घर चाहिए रहने के लिए, इमोशनल डिसीजन मेकिंग करता है, लोन लेता है जाकर बैंक से और फिर अपना ईएमआईज कटवाना शुरू कर देता है। इस चक्कर में अगर मैं आज बात करूं, लोग रेंट पे भी घर लेके रह सकते हैं जहाँ पे जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहिए उस किराए वाले मकान को छोड़ दिया, नए मकान में शिफ्ट हो गए, ना इंटीरियर का खर्चा, ना मेंटेनेंस का खर्चा, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, ना कोई लोन भरना है, ना ईएमआई कटेगी। तो जहाँ पे जिस उम्र में यंग एज 20 to 40-45 के एज तक जहाँ पे आपको करियर ग्रोथ करनी चाहिए, आपको लोकेशन स्विच करके जो भी कंपनीज़ में आपको ग्रोथ लेनी है या प्रमोशंस लेने हैं उसके बारे में फोकस करना चाहिए, उस समय पे आप ये एक ऐसा लायबिलिटी ले लेते हो जहाँ पे आप फंस जाते हो। जहाँ पे एसआईपी शुरू होनी चाहिए इस उम्र में, वहाँ पे आपकी ईएमआई शुरू हो जाती है। इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपका क्या रेंटल यील्ड है ऑन दी टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू। आपको ये भी समझ में आएगा क्या कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है लास्ट 20 सालों में, 15 सालों में आपने जब भी प्रॉपर्टी ली थी और आज उसका क्या वैल्यूएशन है। क्या ये इन्वेस्टमेंट्स हेल्दी है कंपेयर टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आपने बेटर रिटर्न्स बनाए होते। प्लस देर इज़ वन मोर ऑप्शन जहाँ पे ये जो आप इनकम कमा रहे हो वैसा ऑप्शन भी है म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग कर सकते थे। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्योंकि हम इमोशनल होते हैं, हम हमारा घर खरीदना चाहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन घर, चार चार घर लोग खरीदते हैं, और एट द एंड क्या होता है, हम इसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि हमारा रेंटल यील्ड, मेंटेनेंस, इस सब में खर्चा जा रहा है, उसके बाद हाथ में बचता कुछ भी नहीं है। तो आपको लॉजिकली डिसाइड करना है कि आपका एसेट एलोकेशन आपको पेपर एसेट्स में ज़्यादा रखना है या फिज़िकल एसेट्स में। अब सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें अगर डेट में फंसे हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस स्टडी लूँगा। मेरे एक फ्रेंड है जिनका 40-50 लैक्स का लोन था, ओके, बट 25-30 लाख की एफडी पड़ी हुई थी। अब क्योंकि लोन ले लिया है और डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना है तो हमने एक एसेट एलोकेशन चेंज कर दिया, जहाँ पे एफडी को हमने मूव करके हाफ ऑफ दी लोन अमाउंट हमने क्लोज कर दिया, जिससे आपकी जो ईएमआई है उतनी ही रखी, बट जो 22 साल की ईएमआई थी वो 8 साल पे आ गई और अब आपका इंटरेस्ट भी कम जा रहा है। सो वी वर एबल टू सेव 46 लैक्स। बट अगर आप ये सेकेंड होम खरीद रहे हो या ख़रीदा हुआ है ऑन अ लोन बेसिस और आपकी ईएमआई जा रही है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इससे अच्छा तो आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम को आप इन्वेस्ट करते और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय में कंपाउंड कर लेते, जिससे आपकी रियल वेल्थ क्रिएट होती। तो ये सारी चीज़ों पे आपको सोचना चाहिए और अपना फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना चाहिए, जिसमें लिक्विडिटी काफ़ी मैटर करती है।
यहाँ पे आप रेसिडेंशियल टैक्स भरोगे, स्टैम्प ड्यूटी भरोगे, आप सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस भरोगे। ये सारी चीज़ों का गणित कोई करता ही है। सक्सेशन प्लानिंग में इशू आते हैं प्रॉपर्टी में, जहाँ पे आपको शायद रेंटल इनकम कैश में आ रही होगी, आप उसको इनकम शो नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जब आपको सक्सेशन प्लानिंग कर रही है तो क्या नॉमिनीज़ इसमें ऐड किए हुए हैं, ब्लड रिलेशंस वाले आ जाते हैं अपना हक मानने के लिए वंस यू आर नॉट देयर। तो ये दिक्कतें होती है जब आप अपना फिज़िकल एसेट्स बढ़ाते हो, इसको संभालने में दिक्कत आ जाती है। और ये सब चीज़ों का ध्यान आपके सक्सेसर को होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉपर्टी ली, कितने स्क्वायर फीट की थी और कैसे वैल्यूएशंस है। लिक्विडिटी भी इजी नहीं है। आज जो प्रॉपर्टी आपने बेचना चाहा तो 2-3 साल लग जाते अच्छा प्राइस मिलने के लिए, क्योंकि डिमांड है मार्केट में, उतना ही सप्लाई भी है, तो क्यों आपको प्रीमियम प्राइस मिलेगा। इसके बारे में लोग सोचते नहीं है और फिर अपने टाइम वैल्यू और मनी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट की गलतियाँ कर रहे और लंबे समय में पैसा नहीं बना पाते। तो सोचिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आप अपने डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, और अगर हमारी मदद चाहते तो हमसे कनेक्ट कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो किस तरह से इस चीज़ से बाहर किया जाए और EMI टू SIP का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।